कहानी की शुरुआत एक समंदर के करीब बने लैब से होती है, जहां पर एक साइंटिस्ट अपने आगे काम करने वाले से कहता है कि हजारों सैकड़ों बोतलें जो केमिकल से भरी हुई हैं उनको हुक्म देता है कि ये नदी में बहा दो। जिस पर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तो तुम्हें ये करना होगा। और वो मजबूर होकर वो सारी बोतलें पानी में बहा देता है। और फिर हम देखते हैं कि नदी के किनारे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और घूमने फिरने आए हैं कि अचानक उन्हें पानी में हलचल महसूस होती है। और जब वो देखते हैं तो अजीब भयानक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो है वो पानी से निकलकर सतह पे आ जाता है और उन लोगों का शिकार करने लगता है और उनके पीछे भागने लगता है। देखते ही देखते हर तरफ भागम दौड़ मच जाती है और वो मॉन्स्टर लोगों पर टूट पड़ता है। जो भी उसके रास्ते में आता है उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच पार्क में मौजूद एक कंटेनर पर कई लोग चढ़ जाते हैं और घबरा कर दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसी बीच एक औरत बाहर खड़ी रह जाती है और वो घबरा जाती है। जब वो उस जानवर को अपनी तरफ बढ़ता देखती है तो वो ग्रिल से छलांग लगा लेती है और आखिरी ही लम्हे में वो अपनी जान बचा लेती है। वो कंटेनर के अंदर घुस जाता है। कंटेनर का दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद था तो अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ आती है। तभी उस औरत को ख्याल आता है कि उसका बच्चा कंटेनर के अंदर है। तभी वो गंगडू के पास आती है और उससे मदद मांगती है। सब लोग मिलकर उस कंटेनर का दरवाज़ा खोलते हैं और वो जानवर भी अभी अंदर ही था। वो बाहर आता है और यहाँ पर ही एक आदमी गुस्से से उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंकता है और फिर दो आदमी मिलकर उस पर बहुत ही भारी रॉड मारते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दहशत में आकर वो उन पर हमला कर देता है। गंगडू तो गाड़ी के नीचे छुप जाता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन दूसरा आदमी जो है वो मारा जाता है। गंगडू एक बार फिर उस पर हमला करता है और जैसे ही उस पर हमला करता है तो उसकी पूंछ पर लगने से वो और भी ज़्यादा गुस्से से दहाड़ने लगता है। दर्द से तिलमिलाया हुआ वो राक्षस सीधा गंगडू को अपना निशाना बनाता है और गंगडू अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। चारों तरफ चीखों पुकार और मौत का मंजर दिखाई दे रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का देते हुए भाग रहे थे। भागते भागते अचानक गंगडू और उसकी बेटी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। गंगडू उठता है और बिना पीछे देखे एक बच्ची का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। वो बिना सोचे दौड़ता रहता है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस बच्ची का हाथ उसने पकड़ रखा था वो उसकी बेटी युनसुन नहीं थी। वो घबरा कर जब पीछे देखता है भी उसकी नज़र उस भयानक दरिंदे पर पड़ती है। वो मॉन्स्टर उसकी बेटी के पीछे खड़ा होता है, अपने बाप को देखती है और दर्द से अपने बाप से मदद मांगती है। उसको पुकारती है कि गंगडू अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ भागना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर उसकी बेटी युनसु को अपनी पकड़ में लेकर नदी में ले जाता है और नदी के दूसरी तरफ जाकर धीरे धीरे पानी के अंदर गायब हो जाता है। गंगडू ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को वो भयानक जानवर पानी के अंदर ले जाता है। गंगडू का बाप भी ये सब अपनी आंखों से देखता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। सरकारी एजेंसियों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और हान नदी के आसपास के इलाकों को सील कर दिया जाता है और किसी को भी वहां आने की इजाजत नहीं। रात होते ही जख्मी और लापता लोगों के खानदान एक जगह इकट्ठे होते हैं और हर तरफ रोने की आवाजें होती हैं। गंगडू का खानदान भी वहां मौजूद होता है। सब लोग युनसु की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने हमेशा के लिए उसे खो दिया, लेकिन तभी सरकार एक नई खबर का ऐलान करती है। उनका दावा होता है कि उस जानवर के वजूद के अंदर ऐसा केमिकल है और ऐसा जहरीला वायरस है जो लोगों में भी मुंतकिल हो सकता है। और यहाँ उस हमले के वक्त मौजूद सभी लोगों को वहाँ पे क्वारंटीन किया जाता है, उनके खानदान को हिरासत में ले लिया जाता है। तभी उसी रात के अचानक गंगडू के फोन पर एक कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ उसकी बेटी की कमजोर और डरी हुई आवाज़ सुनाई देती है। रोते हुए बताती है कि वो अभी जिंदा है और किसी अंधेरी सुरंग जैसी जगह पर फंसी हुई है। ये सुनकर गंगडू की आंखों में उम्मीद की किरण वापस लौट आती है और जब वो ये बात सबको बताता है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उनको लगता है कि वायरस के असर से और सदमे की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो अपने खानदान को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसमें कामयाब हो जाता है। वो सब वहां से भाग जाते हैं और अब वो एक प्लान करते हैं कि वो खुद ही अपनी बेटी को ढूंढेगा। अब पूरा शहर इनकी तलाश में लग जाता है। चैनलों पर इनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं और पुलिस इनको ढूंढने में लगी थी, लेकिन इन्हें अब किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी अब अपनी बेटी की जान बचाना था। गंगडू का बाप अपनी सारी जमा पूंजी निकाल लेते हैं और काले बाजार से हथियार और नक्शे खरीदते हैं और दूसरी जरूरी चीजें खरीदते हैं। फोन पर मिली जानकारी के बिना पर इन्हें अंदाजा होता है कि उसकी बेटी शायद किसी बड़े सीवरेज सिस्टम या जमीन के नीचे सुरंग में फंसी हुई है। इसी वजह से वो शहर के
अलग अलग हिस्सों में मौजूद नालों, सीवरेज और अंधेरी सुरंगों का जांच शुरू कर देते हैं। दिन गुजरने लगते हैं लेकिन कहीं भी इन्हें कोई नहीं मिलता। लगातार भाग दौड़ और भूख और थकन की वजह से इनका बुरा हालत हो जाती है। थक कर वो अपने पुराने स्नैक शॉप पर लौट आते हैं ताकि कुछ खा पी कर फिर से सर्च को शुरू कर सकें, लेकिन खाने का हर निवाला उसको अपनी बेटी की याद दिला रहा था। और तभी हम स्टोरी में एक इमोशनल सीन देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उनके दरमियान ही बैठी है और वो सब प्यार से उसको खाना खिला रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर हम देखते हैं इस शहर के किसी अंधेरी सुरंग में असली युनसु अकेली डरी हुई सीवरेज के अंदर फंसी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा, गंदगी और वहाँ कहीं इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें मॉन्स्टर अपना शिकार बना चुका था। तभी अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आती है और उसकी वजह से जमीन हिलने लगती है और मरने का नाटक करने लगती है युनसु, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि वो मॉन्स्टर वापस लौट रहा है। और तभी उसी वक्त वो सुरंग के अंदर धीरे धीरे आने लगता है और इस बार वो साथ एक नया शिकार भी लाया होता है। लेकिन जब युनसु ध्यान से देखती है तो इसे पता चलता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है, जिसे वो मॉन्स्टर नीचे फेंक कर चला गया। और मौका देखकर वो बच्चे के पास जाती है और उसकी हालत देखने लगती है। लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ और कमजोर होता है, लेकिन फिर उसी वक्त उसे एहसास होता है कि वो मॉन्स्टर वापस उसकी तरफ आ रहा है। इस बार वो बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लेती है और वहां पे दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं। मॉन्स्टर फिर से अंदर आता है और इनको सूंघने लगता है। ये तसल्ली करने के बाद कि ये अब मर चुके हैं, मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंगडू और उसका पूरा खानदान अभी भी युनसु की तलाश में भटक रहा था। इसी दौरान एक रात गंगडू का बाप अपने छोटे से स्टोर में अकेला बैठा होता है कि अचानक उसकी नजर दरवाजे की एक छोटी सी दरार पर पड़ती है। इन्हें बाहर कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाहर वही खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा होता है जिसने उसकी पोती को उससे छीन लिया। बूढ़ा बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बिना वक्त गवाए अपनी बंदूक उतारता है और धीरे धीरे निशाना बनाकर उस पर गोली चला देता है। गोली के चलते ही और लगते ही वो दर्द से तड़पने लगता है और जोरदार चीख मारता है और गुस्से से पागल हो जाता है और स्टोर के ऊपर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में उसने पूरी दुकान तहस नहस कर दी। अफरा तफरी के बीच वो एक बार फिर उस पर गोली चलाते हैं और इस बार वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। जब पूरा खानदान बाहर आकर देखता है तो इन्हें लगता है कि शायद मॉन्स्टर मर चुका है। वो जमीन पर गिरा हुआ है और कोई हरकत नहीं कर रहा। तभी गंगडू का भाई गुस्से से एक और गोली उस पर चला देता है कि अचानक सबकी सांसें वहीं पर रुक जाती हैं। वो मॉन्स्टर अचानक उछल कर खड़ा हो जाता है और वहां से भागने लगता है और पूरा खानदान उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इन्हें लगता है कि अगर अब हम इसे नहीं मार पाए तो इसे कभी नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन इनकी सारी कोशिश बेकार जाती है और वो मॉन्स्टर दोबारा से पानी के अंदर छलांग लगा देता है और छुप जाता है। गोलाबारी की आवाज सुनकर पुलिस भी उस इलाके में पहुंचने लगती है। वो पूरा खानदान नदी के किनारे खड़े होकर उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है। तभी गंगडू का बाप अपने बच्चों को कहता है कि वो लोग पीछे हट जाएं, अब वो खुद इस मॉन्स्टर का सामना करेगा। गंगडू इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका बाप फैसला कर चुका था। तभी वो बंदूक अपने हाथ में लेते हुए नदी के किनारे खड़े होकर इसका इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में पानी में हलचल शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो मॉन्स्टर फिर से सतह पर दिखाई देता है। वो सीधा गंगडू के बाप की तरफ बढ़ रहा था और वो अपने बंदूक तैयार करता है, लेकिन जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तभी इसे एहसास होता है कि बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो उस मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। अगले ही पल वो नदी के किनारे से नीचे गिर जाता है। गंगडू, उसके भाई बहन दहशत से आंखें फटी रह जाती हैं उनकी और वो मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उनका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये पल पूरे खानदान को अंदर तक तोड़ देता है। गंगडू अपने बाप की लाश के पास बैठ जाता है। गंगडू अपने भाई और बहन से कहता है कि वो तलाश जारी रखें। उसके बाद वो अपने बाप के चेहरे के ऊपर एक अखबार से ढांपता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और इसे पकड़ लेती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गंगडू के बहन भाई अलग अलग जगहों में ढूंढने निकल पड़े हैं। तभी गंगडू के भाई को अचानक अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त की याद आती है जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। इसे उम्मीद होती है कि अगर युनसु की फोन की आखिरी लोकेशन मिल जाए तो शायद वो सीधा उसके पास पहुंच जाएंगे। वो फौरन अपने दोस्त के पास पहुंचता है जो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दोनों रात के अंधेरे में कंपनी की बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर घुसने के बाद इन्हें पता चलता है कि सिस्टम तक पहुंचने के लिए मैनेजर का पासवर्ड जरूरी है। यहाँ गंगडू का भाई जो है वो इंतजार करता है जबकि इसका दोस्त पासवर्ड लेने अंदर जाता है, मगर इसे नहीं पता होता कि पूरी इमारत पहले ही पुलिस की निगरानी में है। असल में उसके दोस्त पर दबाव डाला गया था और उसने ना चाहते हुए भी पुलिस को सारी जानकारी दे दी। कुछ ही मिनट में गंगडू के भाई को कुछ अजीब महसूस होता है। इसे समझ आने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। तभी इसकी नज़र पास रखे कंप्यूटर पर पड़ती है और वो उसको ऑन करने की कोशिश करता है और इसी में अचानक सिस्टम खुल जाता है और इसके सामने मोबाइल सिग्नल्स की लोकेशन जो है वो आ जाती है, जिसके मिलने का इन्हें कितने दिनों से इंतज़ार था। लेकिन अचानक चारों तरफ से पुलिस आकर इसे घेर लेती है। हालांकि वो घबराता नहीं और दिमाग लगाता है और पास में मौजूद बिजली में शॉर्ट सर्किट कर देता है। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा जाता है। इसी मौके का
फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग निकलता है। जाते वक़्त उसकी नज़र अपने दोस्त पर पड़ती है जो चुपचाप उसे वहाँ से भागने का इशारा करता है और गंगडू का भाई किसी तरह पुलिस से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। पुल से नीचे गिरने की वजह से उसकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन बेहोश होने से पहले वो लोकेशन जो है वो अपने भाई और बहन को सेंड कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम गंगडू की बहन को देखते हैं जो छुपी हुई होती है और जब वो बाहर निकलती है उसके मोबाइल के सिग्नल आते हैं तो उसको वही लोकेशन मिलती है और वो अब वहाँ पर पहुँचने की तैयारी करती है। कितने घंटों के सफ़र के बाद वो उस पुराने पुल के पास पहुँचती है और जैसे ही अचानक उसको वहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो है, वही मॉन्स्टर निकलकर उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला करती, वो तेज़ी से उस पर झपट पड़ता है और एक झटके से उसको उठाकर फेंक देता है। वो एक सुरंग में आकर गिरती है। उसका रास्ता इतना छोटा था कि वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाता, लेकिन गंगडू की बहन वहाँ फंसने की वजह से बच तो जाती है, लेकिन वो वहाँ बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम गंगडू को देखते हैं जिसको अब अपनी बेटी की लोकेशन मिली थी और वो यहाँ फिर से अपनी मदद के लिए इनको बताता है, लेकिन उनको लगता है कि वायरस का असर इस पर बहुत ज़्यादा हो गया है और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा और यहाँ उसको बेहोश करने की कोशिश करते हैं। तभी वो एक नर्स को पकड़ लेता है और सबको धमकी देता है कि मैं इसको मार डालूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, और वहाँ से फरार हो जाता है। अब वो भी यहाँ लोकेशन तक पहुँचने की कोशिश करता है और यहाँ हम गंगडू की बेटी को देखते हैं जो उस बच्चे की हिफाजत कर रही है और वो भूख, ठंड और डर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहे थे। यूसुफ समझ जाती है कि अब सिर्फ छुपकर जिंदा नहीं रहा जा सकता, अगर इन्हें बचना है तो बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाना होगा। वो आसपास पुराने कपड़े को इकट्ठा करती है और फिर एक रस्सी की बनाकर उसको ऊपर लगे लोहे की ग्रिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। काफ़ी मेहनत के बाद इसे ऊपर लगी लोहे की ग्रिल तक फेंकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रस्सी अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर थी। युनसू कई बार छलांग लगाती है और इसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। तभी इसके दिमाग में एक ख़तरनाक आइडिया आता है। युनसू कुछ पल तक नीचे सोए हुए मॉन्स्टर को देखती रहती है और इसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी थी। अगर इस बार कोशिश ना की तो शायद इसे दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले इसे ये यकीन करना था कि वो मॉन्स्टर 100% सो रहा है। वो अंधेरे में ज़मीन पर पड़ा एक खाली कैन को उठाती है और उसकी तरफ फेंकती है। अब वो उस लड़के को छुपे रहने का कहती है और उसको कहती है कि मैं बाहर जाकर मदद ज़रूर लेकर आऊँगी, और वो पूरा ज़ोर लगाती है और वहाँ से दौड़ती हुई मॉन्स्टर के पेट पर चढ़ती है और रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। उसको लगता है कि अब शायद वो यहाँ से निकल सकेगी, लेकिन अचानक ही बिजली की तेज़ी से मॉन्स्टर की पूँछ जो है वो हरकत में आती है और युनसो को जकड़ लेती है। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वापस नीचे खींचने लगता है वो मॉन्स्टर उसको। युनसो अपनी पूरी ताकत से इसे छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर की पकड़ के सामने वो कमज़ोर पड़ जाती है और आखिरकार नीचे गिर जाती है। वो खुद मौत और ज़िंदगी के बीच फंसी होती है, लेकिन फिर भी उस छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, उसको छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ वो मॉन्स्टर इसे दोबारा पकड़ लेता है। इसी बीच शहर में एक और बड़ा फैसला लिया जाता है। सरकार ये हुक्म देती है कि मॉन्स्टर और इस खतरनाक वायरस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ताकतवर केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इनका दावा होता है कि बस यही एक रास्ता है, लेकिन हज़ारों लोग इस फैसले की मुखालफत करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं और हर तरफ नाराबाजी और तनाव का माहौल बन जाता है। इसी दौरान नदी के अंदर छुपा बैठा मॉन्स्टर अचानक बाहर निकल आता है। इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो पागल हो जाता है। इसे अचानक इतने सारे लोग शिकार के रूप में नजर आते हैं और वो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों की नज़र इस पर पड़ती है और तभी कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में चीखों पुकार शुरू हो जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सरकार की तरफ से छोड़ा गया जहरीला केमिकल उस मॉन्स्टर को जलाने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है और यही वो मौका था जिसका गंगटू को इंतजार था। वो अपनी बेटी की तलाश में सीधा मॉन्स्टर की तरफ भागता है। अब उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी और उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और वहाँ से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगता है और कांपते हाथों से लोगों को खींचता है। कुछ ही सेकंड में गंगडू एक लड़की को बाहर खींचता है, लेकिन जब उसका चेहरा देखता है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। वो उसकी बेटी युनसू ही थी, मानो जैसे उसने सब कुछ ही खो दिया हो और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और फिर हम गंगडू के भाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचा है और ये भी मॉन्स्टर पर वार करते हैं। वो एक बॉटल पे आग लगाकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। यहाँ युनसू के दोस्त जो हैं उस मॉन्स्टर को पेट्रोल के साथ पूरा गीला कर देते हैं और अब युनसू का भाई एक कैन पर आग लगाकर उसकी तरफ फेंकने लगता है। ये आखिरी मौका था, लेकिन वो घबरा जाता है और उसकी बॉटल आगे जाने के बजाय पीछे गिर जाती है। और फिर हम गंगटू की बहन को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल तीरंदाज रह चुकी है। वो अपने तीर पर आग लगाती है और बहुत ही सुकून और इत्मीनान से वो तीर मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है और अपने निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगाती है। वो तीर मॉन्स्टर के अंदर धंस जाता है और
देखते ही देखते आग फैल जाती है। अब वो मॉन्स्टर जो है वो तिलमिला जाता है और पानी की तरफ भागने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन रास्ते में गंगटू खड़ा होता है बहुत ही बड़ा लोहे का रॉड लेकर, और अब वो अपनी बेटी का इंतकाम भी लेना चाहता था और वो उस मॉन्स्टर पर पूरे ज़ोर से हमला करता है और उसको जाने से रोकता है। मॉन्स्टर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लगातार हमलों की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है। आग और केमिकल और दूसरे हमलों की वजह से वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली वो मॉन्स्टर जो है वो मर चुका है। अब गंगडू उस लड़के के पास जाता है जिसको उसकी बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया है, और अब उसको अपनी बेटी पर फ़ख्र होता है कि वो जाते जाते इतना बड़ा काम कर गई है और सब्र और हिम्मत की मिसाल देकर गई है। वो उस लड़के को अपने साथ रख लेता है और हम देखते हैं कि वो उसको ऐसे ही पालता है जैसे उसका अपना बेटा हो। बज़ाहिर तो उनकी बेटी अब जिंदा नहीं रही, लेकिन इस सब के दिलों में वो अभी भी जिंदा है। वो हिम्मत और हौसले और कुर्बानी की मिसाल कायम करके गई है और इनके लिए फ़ख्र छोड़ कर गई है। तो नाजरीन, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगली कहानी के साथ ज़रूर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।